हेलो गाइस। सो आपके अब तक प्रीवियस ईयर की सीरीज़ के अंदर मैं आपका अब तक 2 चैप्टर लेके आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैं आपका चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा और उसके बाद एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा, फिर प्रीवियस ईयर आएगा और ऐसे करके पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इस साल के लास्ट तक आपका आराम से हो जाएगा। मतलब जैसे आप लोगों के स्कूलों में होता होगा अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस, तब तक मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो आज का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये मान के चलना कि ये आपकी बुक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज की जो क्लास है वो इस चैप्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि अगर आज की क्लास आपने मिस कर दी, देखो हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो। आज की क्लास में मैं पूरे फॉर्मूला पे डिस्कस करूँगा। क्यूब सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्यूबॉइड सरफेस एरिया वॉल्यूम, सिलेंडर सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसके बाद में आपका स्फेयर आ जाएगा, हेमिस्फेयर आ जाएगा, कोन आ जाएगा। हो सकता है आपको याद हो फॉर्मूला, आपने याद कर रखा हो, लेकिन ये वाली क्लास मिस मत करना। क्यों? क्योंकि इस क्लास में इस तरीके से लॉजिक बताऊंगा उनका कि अभी आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जो पढ़ने वाले हो, तो किस टाइम पे कौन सी सरफेस को लेना है, किस टाइम पे नहीं लेना है, उसका पूरा आइडिया आज आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ जाए। क्योंकि मैं फॉर्मूला रटवाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। आपको फॉर्मूले को समझने को मिलेगा और समझने को इस तरीके से मिलेगा कि आप आराम से खुद भी अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ को कभी भी। समझ रहे हो? तो इसलिए पूरा डिटेल से सुनना है क्लास को, एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना है। मिस नहीं करना है कि हमें फॉर्मूला आते हैं तो हम क्लास को मिस कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं, पूरा एक एक शेप लेते। 3D शेप की बात चल रही है। तो सबसे पहले मैंने लिया क्यूब, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, अच्छे से समझना क्यूब का मतलब क्या है। चलो क्यूब नहीं, क्यूबॉइड लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड से फिर क्यूब पे आएंगे। तो क्यूबॉइड क्या होता है, अब बच्चों वाली चीज़ भी फिर भी मैं बता देता हूँ, होता है तो बच्चों वाली चीज़ें कि क्यूबॉइड जो होता है इज़ मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स। 6 रेक्टेंगुलर शेप होंगी। ठीक है, उन सबको 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगी, उन सबको अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपका बनता है क्यूबॉइड। ये 7th क्लास या 8th क्लास में डेफिनेशन आ जाती है क्यूबॉइड की। 6 शेप है आपके इसके अंदर। ठीक है, ये क्यूबॉइड का लेंथ हो गया, ये क्यूबॉइड का ब्रेड्थ हो गया और ये क्यूबॉइड का हो गया हाइट। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, पहली बात इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। ठीक है, हाँ लेटरल सरफेस एरिया होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, पहले क्यूबॉइड को समझ लेते हैं होता क्या है। सपोज करो कि ये आपका रूम है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अभी मैं आपको वॉल दिखा नहीं सकता। ठीक है, आप ये समझ लो कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ये आप बैठे हुए हो टेबल डाल के। ठीक है, और आपके क्या है, एक सामने दीवार है, ये वाली दीवार सामने वाली दीवार है, एक आपके लेफ्ट साइड वाली दीवार होगी। आप एक्चुअल में क्या है कि 3D शेप तो बन नहीं पाएगी। आप ये समझो कि आप यहाँ पे हो, ये आप हो। ठीक है, और इस तरीके से रूम है, या फिर ऐसे समझ लेता हूँ, अभी मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ये रूम है मेरा। इस रूम के अंदर आपको एक तो फ्रंट वाली दीवार दिख रही है। इमेजिन करो आप जहाँ बैठे हो ना, इसी सीट पे इमेजिन करो आप इस चीज़ को कि आप ऐसे बैठे हो। एक आपके फ्रंट में दीवार होगी, है ऑब्वियसली दीवार है, एक आपके बैक में दीवार होगी, एक आपके राइट साइड में दीवार होगी, एक लेफ्ट साइड में दीवार होगी, एक आपके ऊपर सीलिंग होगी, छत होगी और एक नीचे फ्लोर होगा। यानी आप जिस रूम में बैठे हो उसको क्यूबॉइड मान सकते हो। इसमें टोटल 6 सरफेसेज है और हर सरफेस की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप है। हो सकता है कि स्क्वायर वाली शेप का बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं। अब उसमें सुनो, अब आप इमेजिन करना कि आपके जो सामने वाली दीवार है जो भी रूम के अंदर, उस दीवार की लेंथ को L मान लो। समझ रहे हो? जो आपके बाजू वाली दीवार है, राइट साइड वाली देख लो, आपके जो बाजू में दीवार है या लेफ्ट साइड वाले देख लो, उसकी जो लेंथ आपने मानी है दीवार की, उसको आपने माना B। तो एक तरह से रूम की ब्रेड्थ हो गई है। आप ऐसे बैठे हुए हो, आपके सामने दीवार, इसकी लेंथ ये वाली है L। ठीक है, जो मेरी बाजू वाली दीवार है ये वाली, यानी मेरे रूम की जो ब्रेड्थ है ये है B, या फिर इस दीवार की लेंथ मान लो इसको। और जो रूम की हाइट है, इसका मतलब यहाँ से लेके ऊपर तक जो जा रहा है, ये रूम की हाइट क्या हो गई, H मान लेंगे। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताओ, टोटल 6 सरफेस है, एक एक करके इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलना, इस चैप्टर के अंदर क्यूब और क्यूबॉइड वाली शेप की तो चीटिंग आप एग्जाम रूम में बैठ के एग्जाम रूम में कर सकते हो। कैसे? सारा कुछ तो आपके पास रहेगा। अगर मान लो सपोज करो फॉर्मूला भूल भी गए, तो एग्जाम रूम में इमेजिन कर लेना कि सर ने क्या बताया था, मेरे सामने दीवार है, पीछे दीवार है, लेफ्ट है, राइट है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ बच्चों वाले क्वेश्चन अब आपकी क्लास के अंदर नहीं आएंगे किसकी 6 सरफेस है, टोटल 6 सरफेस का सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ये आएगा कि सीलिंग हटा दी, एक दीवार हटा दी, या फिर बॉटम हटा दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और तभी हो पाएंगे जब आप इस चीज़ को समझ लोगे। ठीक है, तो आप रूम में बैठो मेरे साथ साथ में, आप बोर्ड को देख रहे हो, आप रूम में ऐसे ही बैठे हो, आप समझो आराम से। मैंने कहा कि मेरे सामने वाली जो दीवार है, उस दीवार की डायमेंशन बताना जरा। सामने वाली दीवार की लेंथ को मैंने L माना। अब आप एक काम के लिए एक बार के लिए सोच लो कि बाकी सारी दीवार हट चुकी है, आपके सामने सिर्फ एक दीवार ही बची हुई है, उसकी ये वाली साइड है, डायमेंशन रेक्टेंगुलर शेप है,
तो ये तो हो गई L और ये हो गया H, मैंने यही माना है, ये है L और ये है H, ठीक है। तो आप मुझे बता दो क्या इसका एरिया L मल्टीप्लाई H नहीं होगा? अगर देखो इस बार के मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ सामने वाली दीवार दिख रही है, अब सामने वाली दीवार को अगर इमेजिन करूँगा मैं तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दिखेगी, इसमें ये है L और ये है H और हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, तो L मल्टीप्लाई H करके इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा L मल्टीप्लाई H, ठीक है। अब देखो मैं टुकड़ों में 6 टुकड़ों में तोड़ता हूँ इस चीज़ को। क्या आप बैठे हुए आपने देखा फ्रंट में, तो फ्रंट का जो एरिया निकल के आएगा वो निकल के आएगा L मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। अब मुझे बताओ कभी रूम में ऐसा होता है कि सामने वाली दीवार ऐसी बना रहे कि पीछे वाली दीवार अपनी होती है वो छोटी होती है? नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो अपना एग्जाम्पल जो बनेंगे उसमें अपन यही मानेंगे सेम है। इसका मतलब जो एरिया जैसी दीवार आपकी सामने वाली है क्या सेम दीवार पीछे वाली नहीं है? एज इट इज़ दीवार है, इसका मतलब बैक साइड भी आपके डायमेंशन सेम लेके बैठी हुई है, उसमें भी L और H ही होगा, तो वो भी लगेगा L मल्टीप्लाई H। ये क्या है? आपके एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, सरफेस एरिया। फ्रंट का सरफेस एरिया LH, पीछे का एरिया भी क्या होगा? LH होगा, ठीक है। इस पे आ जाते हैं अब। भाई ये L है, इसका मतलब ये भी L है, इसका मतलब ये भी L है, इसका मतलब ये भी L है। ये B है, इसका मतलब ये भी B है, ये भी B है, 3D में समझो इस चीज़ को। और ये हाइट है तो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, ठीक है। अब इस डायग्राम पे फोकस नहीं करना, आप तो रूम में बैठ के फोकस करो। चीटिंग हम रूम से करेंगे ताकि एग्जाम रूम में हमें चीटिंग करने को मिल जाए। कैसे करते हैं समझ गए? तो आपका फ्रंट का काम हो चुका, फ्रंट का सरफेस एरिया LH, तो बैक का भी सेम होगा। अब जरा गौर करते हैं राइट वाली के ऊपर। अब राइट वाली के डायमेंशन इमेजिन करो आप इस चीज़ को लेके कि राइट में एक दीवार बनी हुई है, उस दीवार में कौन कौन सी डायमेंशन आ रही है? एक तो आपने जो ब्रेड्थ मानी थी वो डायमेंशन आ रही है भाई, हमने ब्रेड्थ मानी थी, इसको लेंथ तो सामने वाली थी वो मानी थी ब्रेड्थ, और एक हाइट वाली डायमेंशन आ रही है। यानी अगर मैं अपने राइट साइड की बात करूं तो आपको राइट साइड में 2 चीज़ें दिख रही है, एक तो B दिख रहा है जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग, और एक दिख रहा है H, तो BH हो गया। तो जो राइट होगा वैसा का वैसा लेफ्ट नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंट शेप होती है। लेफ्ट राइट वाली कॉन्ग्रुएंट शेप है, फ्रंट बैक वाली कॉन्ग्रुएंट शेप है, टॉप और बॉटम वाली कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसा राइट में होगा वैसी की वैसी दीवार सेम ही तो लेफ्ट में होगी, तो वो भी डायमेंशन क्या होगी उसकी भी? BH, ठीक है। अब बात करता हूँ जरा मैं टॉप और बॉटम की, क्योंकि टॉप और बॉटम में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट शेप होगी, ठीक है। अब जरा टॉप की बात, बॉटम की बात कर लो। टॉप को छोड़ो, पहले बॉटम की बात करते हैं। बॉटम पे ध्यान दो, इसका मतलब आंखें बंद करके सोचो इस चीज़ को। बॉटम पे ध्यान दो भाई, मैंने सब कुछ हटा दिया, मेरे को नीचे सिर्फ फर्श दिख रही है। ओके, फर्श की डायमेंशन क्या क्या है? फर्श की डायमेंशन है ये, एक तो ऐसे बैठा हूँ तो एक तो ये डायमेंशन हो गई और एक ये डायमेंशन हो गई। तो इसको मैंने L माना था, इसको मैंने B माना था, तो सिर्फ बॉटम पे मुझे L मल्टीप्लाई B ही दिखेगा एरिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है वो भी, ठीक है। डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉप भी कैसा होगा मेरा? L मल्टीप्लाई B, ठीक है। ये हो गए मेरे सारे डायमेंशन को, टॉप बैक, टॉप हो गया, बॉटम साथ में लो, फ्रंट बैक साथ में लो, लेफ्ट राइट साथ में लो, तो ये हो गया आपका टोटल 6। अब आपका क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, फॉर्मूला अलग टाइप का कैसे बनता है वो समझना है इसके अंदर। अगर आपसे किसी ने पूछा, इसके अंदर देखना अलग अलग टाइप के फॉर्मूला बनेंगे। किसी ने पूछा कि भाई मुझे बताओ, टॉपिक क्यूबॉइड ही चल रहा है तो बार बार नहीं लिखूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अंडरस्टूड है। मैंने लिखा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितनी भी सरफेस हैं सारी की सारी, उन सब का एरिया आपको बताना है। और याद रखना, कभी भी आपसे एरिया के बारे में बात कर रहा है मतलब वो पोर्शन की बात कर रहा है जिसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो। अगर आपने ये वाली बात माइंड में रख ली तो आपको इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है कि सरफेस एरिया जिसके भी बारे में बात कर रहा है उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिस जगह पे आप पेंट कर सकते हो। तो इस रूम के अंदर जो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड शेप है, वो टोटल सरफेस एरिया कौन सा हो गया? जहाँ पेंट कर सकते हो, टोटल की बात कर रहा है, मतलब आप पेंट राइट वाली दीवार पे भी करोगे, लेफ्ट वाली पे भी करोगे, फ्रंट पे भी करो, बॉटम करो, सीलिंग पे करो, फर्श पे भी करोगे। क्यों? क्योंकि टोटल की बात चल रही है, ठीक है। मैं उसकी बात कर, ये नहीं, हमारा कॉमन सेंस नहीं लगाना कि हम फर्श पे पेंट नहीं करवाते हैं। यहाँ पे उस चीज़ की बात है जो चीज़ आपको विजिबल है, जिस पे आप पेंट कर सकते हो अगर आपका मन है तो, ठीक है, वो वाला पोर्शन लेने वाले हैं हम। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर मैं सारा लूँगा। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो रहा है आपका? LH 2 बार आ रहा है, LH LH, तो LH LH 2 बार आ रहा है, तो क्या मैं 2 मल्टीप्लाई LH लिख सकता हूँ? LH 2 टाइम आ रहा है। ऐसे ही मेरा BH भी 2 बार आ रहा है। और मान लो सपोज करो कि आपने ये नहीं लिखा हुआ और फिर कह रहे हो सर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लिखें, तो सोचो, माइंड में इमेज करो, ये L है, ये B है, ये H है, तो ये हो गया LH
पीछे भी हो गया एल एच, तो लिख दो ज़रा एल एच प्लस एल एच। ये हो गया मेरा कौन सा हो गया, ये बी और एच था, तो ये हो गया बी एच, तो इधर वाला भी क्या है मेरा बी एच। ठीक है, अगर मैं ऐसे ऐसे टुकड़ों में नहीं लिखता हूँ, माइंड में कैसे सोचेंगे। अच्छा मुझे फ़र्श की बात करनी है, ये एल है, ये बी है, एल बी, ऊपर वाला भी एल बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो एल बी प्लस एल बी। इसका मतलब एल एच आपका 2 टाइम हो गया, बी एच आपका 2 टाइम हो गया, और एल बी आपका 2 टाइम हो गया। 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। कुछ लोग इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद करते हैं, भाई क्या नेसेसरी है ये याद करना, क्यों माइंड को भरना है आपको, आप कॉमन सेंस लगाओ ना। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। एक वर्ड आता है दूसरा लैटरल सरफेस एरिया। अब प्रॉब्लम उन बच्चों को आएगी लैटरल सरफेस एरिया निकालने में जो बच्चे फॉर्मूला रट रहे हैं, क्योंकि आपने एक तो ये फॉर्मूला रटा हुआ है, अब लैटरल सरफेस एरिया और रट लो, भर ले अपने दिमाग को। हाँ, ज़्यादा दिमाग आ रहा है मेरे को दे जाओ। हाँ, तो बेटा भरना नहीं है, जो चीज़ें समझ सकते हो समझेंगे। देखो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ वॉल्स। ठीक है, लैटरल सरफेस का मतलब होता है, समझ लो इस चीज़ का मतलब होता है ओनली वॉल्स। यानी अगर मैं सिलेंडर से कंपेयर करूं, सिलेंडर में जो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होती है, रूम में आप लैटरल सरफेस एरिया से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि ओनली वॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो अगर आपको सिर्फ वॉल्स रहनी चाहिए, ओनली वॉल्स होंगी प्रेजेंट, तो क्या हटाया आपने, आपने बॉटम हटा दिया और आपने टॉप हटा दिया, यानी आपकी छत हट गई और फर्श हट गई, सिर्फ वॉल्स। तो हमने क्या हटाया, बॉटम हटाया। बॉटम की डायमेंशन क्या थी, ये एल थी और ये बी थी, यानी मैंने एल बी हटा दिया नीचे वाला और एक एल बी हटा दिया ऊपर वाला, यानी एल बी वाली टर्म नहीं आएंगी मेरे पास में। तो फॉर्मूले में क्या आएगा, एल एच 2 बार आएगा, ऐसे बोलना है आपको, एल एच 2 बार आएगा। ठीक है, बी एच 2 बार आएगा, एल बी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 कॉमन लो और h कॉमन ले लो, तो l प्लस बी। कुछ लोग इस फॉर्मूला को भी याद करते हैं, नहीं करना है। ठीक है, अपनी मेमोरी को फिल नहीं करना है इन चीज़ों से, समझने के लिए और चीज़ें हैं उनको समझो। समझ रहे हो, ओनली वॉल्स मतलब एल बी हटा तो एल बी नहीं आया, तो एल एच 2 बार आया और बी एच 2 बार आया, ख़त्म। इस तरह से आप बना सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, इसी चीज़ में आपको मॉडिफाई कर कभी कभी पूछ लेता है, अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, पूछ लेता है कि मुझे रूम में पेंट करना है जो कि वॉल्स पे होगा और सीलिंग पे होगा, वॉल्स पे होगा और सीलिंग पे होगा, फर्श पे नहीं होगा, उसने कंडीशन दी है। तो सोचो सिर्फ वॉल्स पे करना है, ओके, और सीलिंग पे करना है, फ्लोर पे नहीं करना है, मतलब फ्लोर को हटाना है। मैंने क्या हटाया, एक एल बी हटा दिया, बाकी फॉर्मूला लिख दो, एल एच 2 बार आएगा, बी एच 2 बार आएगा, और एल बी कितनी बार आएगा, एल बी ओनली 1 ही बार आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो यहाँ से। अब उसके बाद बात आती है क्यूबॉइड की, भी दूसरी चीज़ भी बता देता हूँ, जो कि होता है आपका वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दूंगा, एक बार डायग्राम बना देते हैं समझने के लिए, बाकी करेंगे तो हम रूम से ये वाली चीज़। ठीक है, रूम में बैठ के करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको चीटिंग करने के तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, ये एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला लिख लेना भाई इस चीज़ को। ये फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्मूला कई जगह काम आएगा। कहाँ काम आएगा, वो सब जहाँ पे भी हाइट वाला कंसेप्ट आएगा ना, चाहे वो सिलेंडर हो, हाइट वाला कंसेप्ट जहाँ पे आ गया वहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यही लगने वाला है। और वो होता है एक जनरल फॉर्मूला, इसको याद रख लेना, वो होता है बेस एरिया और मल्टीप्लाई बाई हाइट। क्या होता है वो, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। यानी बेस क्या होता है, बेस वो होगा जो ज़मीन पे टिका होगा, उसको हम बेस बोलेंगे। सिंपल चीज़ है, देसी भाषा में समझाऊंगा इस चीज़ को। बेस एरिया जो ज़मीन पे टिका हुआ है वो है हमारा बेस, और उसके साथ हाइट की बात करते हैं। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ, अब आप मुझे बताओ, रूम में बैठे हुए हो, डायमेंशन हमने मानी थी, ये एल था, ये बी था और ये एच था। बेस ज़मीन में कौन कौन सी डायमेंशन आ रही है, एक एल आ रहा है और एक बी आ रहा है, 2 डायमेंशन आ रही है, एल आ रहा है और बी आ रहा है। तो बेस का एरिया क्या हो गया, एल मल्टीप्लाई बी। बॉटम का एरिया हमने क्या माना था, एल मल्टीप्लाई बी माना था, तो बेस एरिया हो गया मेरा एल मल्टीप्लाई बी। और फिर रूम की हाइट क्या मानी थी आपने, एच। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगा, एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, इसको नोट कर लो। देखो इस पर ध्यान दे दो, बेस एरिया ये नीचे टिका हुआ है मेरा, ये वाला हिस्सा, तो इसकी डायमेंशन क्या है, एल एंड बी, तो एल मल्टीप्लाई बी और हाइट क्या है, एच। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, अब धड़ाधड़ चलेगी चीज़ें।
इसमें समझाना था, वह समझाना सब में है, आराम डिटेल में समझाऊंगा। फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा इसको कि हमें आता है फॉर्मूला रट लेंगे। बेटा रटना है फिर मेरी क्लास अटेंड करने का फ़ायदा नहीं है, मैं रटवाता नहीं हूँ, ठीक है। अगला टॉपिक लिया क्यूब। क्यूब में हमें पता होता है क्यूब इज़ अ 3D शेप मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर सरफेसेस। किससे मिलके बनी होती है? 6 स्क्वायर सरफेस होंगी, यानी कि जो भी डायमेंशन होगी सेम होगी। देखो ये नीचे वाला इसको इधर जो दिख रहा है मुझे, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर, यानी कि ये इसकी x होगी तो ब्रेड्थ भी इसकी x होगी और हाइट भी क्या होगी? x मान लिया, सेम होगी सारी चीज़ें, ठीक है। वही रूम की तरह बात करेंगे, तो रूम की तरह बात करूँगा मैं इस चीज़ को, तो इसका टोटल सरफेस एरिया मैं पूरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो यहीं लिख देते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, TSA वर्ड पे ध्यान देना, TSA शॉर्ट में लिखा जाता है कभी कभी, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया रूम पे बात करो, ओके सर मेरा फ्रंट में भी x मल्टीप्लाई x हो रहा है, ओके, यानी x स्क्वायर हो रहा है। तो देखो फ्रंट भी x स्क्वायर है, सर मेरा बैक भी देखूँ क्योंकि सारी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, सारी डायमेंशन x है, तो फ्रंट का एरिया x स्क्वायर, तो बैक का एरिया भी क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर। राइट का एरिया भी क्या होगा? x स्क्वायर, तो लेफ्ट का एरिया भी क्या होगा? x स्क्वायर। टॉप का एरिया भी x स्क्वायर, तो बॉटम का एरिया भी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम आ रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, या पे सिंपली लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, एक ही बात है। अब आप समझदार हो गए 10th में, तो अलग छोटे बच्चों वाली बात बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 6 मल्टीप्लाई एज स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। फिर मैं बात करता हूँ LSA, लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस चीज़ को। अब मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, मतलब ओनली वॉल्स की बात कर रहा हूँ, तो वॉल्स में टॉप हट गया और बॉटम हट गया, यानी एक x स्क्वायर नीचे का हट गया और एक x स्क्वायर ऊपर का हट गया, तो x स्क्वायर कितनी बार बचा हुआ है? देखो टोटल 6 थे हमारे पास x स्क्वायर, टॉप का हट गया, ठीक है, और बॉटम का हट गया, चलो इसको हटा देता हूँ, टॉप का हट गया और बॉटम का हट गया। अब मेरे पास एक x स्क्वायर बचा, फ्रंट का, बैक का, लेफ्ट का, राइट का, ठीक है। तो बोल सकते हो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ एक बार इसको, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 टाइम बचेगा, यानी सिंपली 4x स्क्वायर इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई मुझे पेंट करना है वॉल्स पे और सीलिंग पे, फर्श को हटा दो, तो एक x स्क्वायर हटा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर यूज़ करेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो अभी हमने पढ़ा था बेस एरिया। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर दे रहा हूँ, आपको फोर्स दे रहा हूँ कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट फॉर्मूला को समझ लो। बेस एरिया, बेस मतलब जो ज़मीन पर टिका हुआ है। मैं डायग्राम को नहीं देख रहा हूँ, आप भी इमेजिन करो, आप रूम में बैठे हो, चीटिंग करो रूम से। बेस एरिया ज़मीन की बात करें, ये भी x है और ये भी x है, तो एक्स स्क्वायर तो नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो बेस एरिया क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, और हाइट भी क्या है? x, इसका मतलब x का क्यूब, साइड क्यूब होता है, जानते हो आप इस चीज़ को। और चेक कर लो यहाँ से, बेस एरिया ये बेस हो गया, ज़मीन पर टिका हुआ है, तो x मल्टीप्लाई x, और हाइट भी x है, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका सिलेंडर। बहुत अच्छे से समझना बेटा इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आपने पहली वाली क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है तो नेक्स्ट क्लासेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना होगा ये कि उन क्लासेज में प्रॉब्लम आएगी, फिर इधर उधर भटकोगे। हाँ जी, अगला टॉपिक है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, अच्छे समझना इस चीज़ को। ये सिलेंडर की शेप हो गई, ये हो गया सिलेंडर की शेप। इसमें क्या होता है, ये सिलेंडर की हाइट होती है और ये होती है सिलेंडर के बेस की रेडियस r, बेस रेडियस, ठीक है। अब अगर मुझे इसका निकालना है, वही चीज़ें मुझे एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। ज़रा इधर आ जाओ थोड़ा समझने के लिए सिलेंडर की शेप को। ये बुक है मेरे पास में आपकी क्लास की, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। क्या सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है आपको? पूरा कर्व वाला पार्ट है ये, ठीक है, दिख रहा है आपको आराम से। और होलो सिलेंडर, अभी हम ढक देंगे इसको बाद में। तो ये होगी सिलेंडर की हाइट, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये सेंटर में कोई पॉइंट होगा, वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? इसकी हो जाएगी रेडियस, ठीक है। ये चीज़ है, सिलेंडर इमेजिन कर पा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, मुझे सिलेंडर का एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है सिलेंडर का? टोटल सरफेस एरिया एक टर्म होती है इसके अंदर, फिर कर्व सरफेस एरिया। अब आपको सर कर्व सरफेस एरिया क्या है? तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है सिर्फ कर्व वाले पार्ट पे आपको पेंट करना है, आपको बस इधर पेंट करना है कर्व वाले पार्ट पे, ऊपर नीचे नहीं करना है। तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व वाला पार्ट, कर्व बना हुआ है ना, ये वाली चीज़। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में टॉप पे भी पेंट होगा ढकने के बाद में इसको अच्छे से,
और नीचे बॉटम पे पेंट होगा तो वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, उससे क्या बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो पहले में एक काम करते हैं, कर्व पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल है, मैंने क्या किया यहाँ से कट कर दिया, इसको ऐसे करते करते कट कर दिया, ठीक है। तो जब मैं कट कर दूंगा तो आपको ऐसे खुल के दिख जाएगा। यानी सिलेंड्रिकल आप पेज का यूज़ करके बना सकते हो कि अभी सिलेंड्रिकल शेप है, कोई भी शीट है, जैसे आपके घर में सिलेंडर रखा होगा, अगर हम कट करें तो शीट ही होगी, शीट को फोल्ड करके तो बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने शीट को जब कट कर दिया तो सिलेंडर खुलने के बाद में आपको एक शेप दिख रही है। कैसी शेप दिख रही है? ये रेक्टेंगल वाली शेप दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो मुझे इसका ही तो एरिया निकालना था, याद करो, मुझे सिर्फ इसी का तो एरिया निकालना था, कर्व पे जो आ रहा था पूरा पोर्शन। तो अभी भी तो वही चीज़ है सामने, मुझे इसका ही तो एरिया निकालना है इस साइड का, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? एक रेक्टेंगल है, अगर मुझे ये पता लग जाए और ये पता लग जाए, यानी मुझे इसकी लेंथ पता लग जाए, ब्रेड्थ पता लग जाए, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ मुझे इसका एरिया निकल जाएगा। अब जरा बताओ ये लेंथ कितनी थी और ब्रेड्थ कितनी है? अब जरा इस चीज़ के ऊपर आ जाओ। तो मतलब अब तक हमने क्या किया कि इसको मैंने कट कर दिया, कट करने के बाद में ये वाली शेप मिली मुझे, एक रेक्टेंगुलर शीट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? इसको करो कट, कट करने पे आपको एक रेक्टेंगुलर शीट मिलती है। क्या मिलती है? रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर शीट में मुझे लेंथ की रिक्वायरमेंट है और मुझे ब्रेड्थ की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही दोनों चीज़ें पता लगेंगी मैं एरिया निकाल दूंगा, तो वो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? इसके कर्व्ड वाले पार्ट के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और समझाओ मुझे ज़रा इस चीज़ को लेके। मैंने इसको ऐसे था, मैंने कट करके ये बना दिया, ऐसे गया। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये डायमेंशन क्या है? हाइट। ये डायमेंशन क्या है? हाइट। और यही अगर खुल गया तो ये डायमेंशन हाइट की हाइट रहेगी नहीं रहेगी? वो तो सेम रहने वाली है। यानी जो हाइट था ऐसे कैसा, ये यहाँ चला गया, तो इसकी ब्रेड्थ की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हाइट के। भाई ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक का, इसी को मैंने कट किया है, कट करने के बाद में ये हाइट है, वो क्या बन गई? ब्रेड्थ बन गई। दूसरी चीज़, ये लेंथ क्या है ये बताओ। तो आप खुद सोचो, ये वाला पोर्शन कट करने पे ये जो निकल के आया यही तो लेंथ है। तो ज़रा सोचते हैं ये था क्या? ये ऐसे था, ठीक है। और ये कौन सी शेप दिख रही है आपको? सर्किल वाली शेप दिख रही है, नहीं दिख रही है? यानी सर्किल की जो सरकमफेरेंस थी, सर्किल की जो सरकमफेरेंस थी वही क्या बन गई? आपकी लेंथ। दोबारा देखो ध्यान से, इस लेंथ की रिक्वायरमेंट है, सर्किल जो था उसकी सरकमफेरेंस जो पूरी थी ये ही तो खुल के लेंथ बन गई। समझ रहे हो? क्योंकि दोनों पेज पर बुक है इसलिए आपको लग रहा होगा ऐसा, अगर पेज पे देखें तो पूरा पूरा टच कर जाएगा ये, ठीक है। तो सर्किल की जो लेंथ, सर्किल की जो सरकमफेरेंस थी वही क्या बन गई? लेंथ बन गई। यानी ये है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, इसकी रेडियस क्या थी? आर। तो सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तब आपको लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, तो एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट जो है एक्चुअल में वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, वही तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया है। तो आप लिख सकते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ CSA मतलब कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सरफेस या एरिया, एक ही बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। और ये क्या निकल के आया आपका? L मल्टीप्लाई बाई B, यानी कि 2 पाई R ये मल्टीप्लाई H। तो आप लिख सकते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है अपना? 2 पाई R। ऐसे रटना नहीं है। अगर आप कहोगे सर इसमें टाइम लगेगा निकालने में, बेटा निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, सिर्फ तो समझाने में टाइम लगा। आप क्या करोगे? अच्छा इसका एरिया निकालना है, कर्व का एरिया, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये निकालना, ये निकालना, ये तो H था और ये क्या था? 2 पाई आर H, ठीक है। यहाँ से निकल जाए कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैं बात करता हूँ इसका टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया टोटल में कर्व वाला पार्ट तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा, साथ में इसमें टॉप का एरिया भी आएगा, ढका हुआ है। अब आप ये मत सोचो कि ये आप सोचो ढका हुआ है पूरा का पूरा। तो ऊपर वाली शेप कैसे दिख रही है आपको? सर्किल दिख रही है, नहीं दिख रही है? बिल्कुल। तो प्लस टॉप और प्लस बॉटम, सिलेंडर जो है इसमें कर्व्ड वाला पार्ट प्लस टॉप वाला पार्ट प्लस बॉटम वाला पार्ट मिलके क्या बन जाएगा? टोटल। अब मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर एच, प्लस ये टॉप वाली शेप आपको ऐसे दिख रही है, सर्किल दिख रही है, तो क्या इसका टॉप का एरिया सर्किल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ऐसे बॉटम का भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि 2 पाई आर एस तो ये था, उसमें 1 पाई आर स्क्वायर ये वाला ऐड होगा और 1 पाई आर स्क्वायर ये वाला ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें 1 पाई आर स्क्वायर टॉप वाला ऐड होगा और 1 पाई स्क्वायर बॉटम वाला ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो h प्लस आर, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना है, बस याद ये करना है माइंड के अंदर, क्योंकि आपके सामने बुक रहेगी। एग्जाम पेपर में अगर भूल भी गए तो फटाफट जो पेज रहेगा, पेपर रहेगा ना क्वेश्चन पेपर, उसको फोल्ड करके देख लेना, अच्छा ये वाला बन रहा है 2 पाई, ये 2 पाई आर, ये h 2 पाई आर एच, इसको फोल्ड कर, अच्छा ये पाई आर स्क्वायर बन गया आपका। ठीक है, तो एग्जाम रूम में चीटिंग करने का इसका तरीका भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा। समझ रहे हो? कुछ लोग इसको याद करते बट याद नहीं करना। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ रहे हो? इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम लेके आते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, आई थिंक अब तक तो आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस एरिया ये टिका हुआ है, बेस कहाँ है? ये रहा, कैसे शेप है? सर्किल। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है बॉटम का एरिया, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है? एच। तो इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये भी रटना नहीं है हमें, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। सोचो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाई बेस होता है, नीचे सर्किल जैसा, तो पाई आर स्क्वायर हाइट एच। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट शेप लेके आता हूँ, बहुत मज़ेदार शेप है नेक्स्ट वाली। स्फेयर और हेमिस्फेयर पढ़ते हैं। ठीक है, स्फेयर और हेमिस्फेयर। स्फेयर का मतलब बॉल होती है, जानते हो आप? तो समझो इस चीज़ को, अच्छे से समझना इस चीज़ को, इसका भी आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। स्फेयर क्या है? सपोज करो मेरे पास में एक बॉल है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस बॉल में ऊपर से लेके, आप इमेजिन करो आपके हाथ में बॉल है, इस बॉल में आपने कील ठोक दी, ऊपर से लेके नीचे तक बाहर निकाल दी। ठीक है, यानी आपने बॉल ख़राब कर दी, सीधी सी बात है। तो ये कील आपने ली यहाँ से लेके और यहाँ से आर पार हो गई है, ठोक दिया आपने अच्छे से बॉल के अंदर से, बॉल को ख़राब कर दिया। फिर आप क्या कर रहे हो? गेम खेलो लट्टू की तरह। आप लोगों ने कभी देखा है किसी चीज़ पे धागा लपेट के देखा है? तो आप क्या करना, उस बॉल के ऊपर आप धागा लपेटना स्टार्ट करना, तो धागा पीछे की साइड से भी आएगा। भाई जब कील क्यों रखी है? क्योंकि कील के चारों तरफ धागा लपेटते जाओगे, धागा निकलेगा नहीं। ठीक है, आप पूरे तरीके से अच्छे से धागा लपेटते रहो। इस तरीके से है कि हमारे पास बॉल थी, ठीक है, बॉल बनी हुई है, आपको यहाँ से करके धागा लपेटना स्टार्ट करना है। बॉल की सरफेस पे धागा लपेटते रहो और नीचे वाले पॉइंट तक लेके आओ, यानी पूरा धागे से कवर कर दो इसको, पूरा धागे से कवर कर दो। पीछे की साइड से भी आ रहा है, इस तरीके से। मैं बीच में गैप इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि अलग अलग जा रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा धागे को लपेटना है, आपको गैप नहीं छोड़ना है वहाँ पे। ठीक है, मतलब कॉपी में छोड़ देना, इमेजिनेशन के अंदर नहीं छोड़ना है गैप, कि हमने पूरा कवर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पूरा कवर हो चुका है। बीच में एक बिल्कुल दिखने लायक जगह नहीं है, बॉल की कोई सरफेस दिख जाए आपको। पूरा धागा लपेट कर ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा कुछ धागा कंज्यूम होगा, सोचो इस चीज़ को, हमारा धागा कुछ कंज्यूम होगा और इस धागे ने इस स्फेयर, अच्छा स्फेयर के अंदर कोई क्या होता है? कर्व पार्ट होता है पूरा का पूरा। बॉल आपकी पूरी कर्व होती है, नहीं होती है? इसका मतलब इस धागे ने इसके पूरे कर्व पार्ट को कवर कर लिया है। समझ गए? और हमें पता है कि हमें किसी सरफेस पे जो पेंट करते हैं कितना लगता है, जितना उसका एरिया होगा उतना लगता है, तो धागा भी कितना लगा, जितना इसका एरिया है। इस धागे ने इसके पूरे पार्ट को कवर कर दिया। ओके, अब उस धागे को कट कर लो, उसके अंदर जो गिट्टी में से आपने डाला था। अब उस धागे को आपको क्या करना है? देखो, मान लेते हैं इस स्फेयर की जो रेडियस थी वो थी r। अब आपको क्या करना है कि उसी r रेडियस के यूज करके 4 सर्कुलर कुछ चीज़ बनाओ नीचे, या चूड़ी वगैरह ले लो या कुछ भी ले लो, इस तरह से शेप। ठीक है, और उसको ज़मीन पे रख दो, इस तरीके से 4 बनेंगी। अब क्या करना है आपको? इस पॉइंट पे गोंद लगाना और यहाँ से धागे को लपेटना स्टार्ट कर देना, इस तरीके से पूरा कवर कर देना। मैं जगह छोड़ रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, हमें जगह नहीं छोड़नी, पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। इस तरीके से भर देना इसको, फिर इसको भर के देखना, ये भी भर जाएगा उस धागे का यूज़ करते हुए, और एक भर जाए धागा कट कर लेना। फिर इसको भर के देखना, ये भी भर जाएगा, पूरा का पूरा भरना है, हमें छोड़ना नहीं, ना ओवरलैप करना है, और ये भी भर जाएगा। इसका मतलब जिस धागे ने अकेले स्फेयर को फिल किया था, उस धागे से 4 सर्किल फिल हो चुके हैं और इनकी रेडियस भी क्या है? r। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इसकी सरफेस पे जो एरिया था पूरा का पूरा, वो 4 सर्किल के एरिया के इक्वल है।
क्योंकि ये धागा जो इस पर लपेटा हुआ था, इसने पूरे सरफेस कवर की हुई थी, उसका यूज करके हमने 4 सरफेस को फिल कर दिया सर्किल वाले को। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व पार्ट है पूरा का पूरा, तो कर्व बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया बोल दो या फिर इसको टोटल सरफेस एरिया बोल दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल और कर्व एक ही बात है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू होगी 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 टाइम्स हो गया, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्किल। अब बताओ ये इमेज आपके माइंड में रहेगी नहीं रहेगी एग्जाम रूम में? क्या रहेगी यार, इस फेयर के टाइम पे मैंने धागा लपेट के 4 सर्किल बनाए थे। कितने सर्किल बनाए थे? 4 बनाए थे, यानी कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया था वो एरिया ऑफ सर्किल का 4 टाइम्स होता है। क्या होता है? दृश्य मूवी देखिए ना, बार बार वो दिखाता है, 2 को गए थे, 3 को गए थे, वो सारी चीज़ वही वाली चीज़ है, तो 4 होते हैं इसके अंदर। तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। रेडियस सेम रखनी दोनों की, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो करके बताई गई है। यानी आप बोल सकते हो कर्व सरफेस का क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे रटने बैठोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि देखो 4, 4/3, 2/3 बहुत फैक्टर आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ रही, अच्छा स्फीयर पे लपेट के 4 बनाए थे हमने सर्किल, तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, ये इमेज माइंड में रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो, वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपको बना रहा हूँ, अभी देखो मैं इसका वॉल्यूम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ मुझे हेमिस्फेयर कंप्लीट करना है। अब हेमिस्फेयर क्या होता है वो सुनो। हेमिस्फेयर होती है आधी बॉल, आपने बॉल को जब फट जाती है बीच में से अगर कट हो जाती है तो जो आपको आधी बॉल नज़र आती है ना, वो होती है हेमिस्फेयर, इस तरीके से। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगी बॉल, ये नीचे वाला पोर्शन है बॉल का, ठीक है। अब मुझे बताओ, बॉल को आपने, फुल बॉल को आपने जस्ट बीच में से कट कर दिया, हमें एक बॉल ख़राब कर दी हमने, बीच में से कट कर दो, आधा पोर्शन होगा। तो जब मैं धागा लपेटना स्टार्ट करूँगा तो धागा भी आधा ही लपेटा जाएगा। पहले के कंपैरिजन में अगर हम बिल्कुल हाफ कर देंगे, क्योंकि धागा अंदर थोड़ी ना भर रहे थे हम, धागा सिर्फ सरफेस पे लपेटा, आपने बॉल को बीच में से कट किया है, इसका मतलब धागा भी कितना लपेटा जाएगा, आधा धागा लपेटा जाएगा। इसका मतलब अगर आप कील यहाँ से ठोक के निकालते हो तो जो धागा लपेटा जाएगा वो भी कितना होगा, हाफ ही होगा। पहले कंपैरिजन में, पहले कंपैरिजन कितना होगा, हाफ होगा। यानी कि इस बार 4 सर्किल नहीं भरेंगे, इस बार कितने सर्किल भर पाएंगे, ओनली 2 सर्किल भर पाएंगे। तो आप बोल सकते हो इसका कर्व वाला पार्ट, मैं नीचे वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सोच रहे हैं इस चीज़ को, इसका जो कर्व वाला पार्ट है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया, मैंने टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा है, नहीं क्यों नहीं लिखा है वे बताता हूँ। इसका जो कर्व सरफेस एरिया वो होगा हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का जो भी कर्व सरफेस एरिया उसका हाफ हो जाएगा, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इससे कट करोगे 2 टाइम कट होगा, यानी इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर होता है आधा स्फेयर, ठीक है, आधी बॉल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप आधी बॉल को अपने सामने रख के देखते हो तो आपको नीचे वाली शेप कैसी दिखती है? बॉल बीच में से कट हो गई, इमेजिन करो, बॉल कट करके मत देखना भाई, इमेजिन कर लो, बॉल कट करके देखते हो तो आपको नीचे वाली शेप कैसे दिखती है? यहाँ से ऊपर वो पकड़ा हुआ है, मैंने कर्व वाला पार्ट उधर से पकड़ा हुआ है, नीचे कैसा दिखता है जो टूटा हुआ हिस्सा है, वो सर्किल दिखता है, यानी ये वाला पार्ट सर्किल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया की, किसकी बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस मतलब उसकी पूरी सरफेस कितनी है, तो इसका टोटल। और हेमिस्फेयर कैसा है, सॉलिड है। अब मानो चलो बॉल वो वाली है, रबड़ वाली बॉल है आपकी, जो कि पूरी तरीके से सॉलिड है, ठीक है। अब आप इमेजिन करके देखो रबड़ वाली बॉल को जो पूरी तरीके से सॉलिड है, तो आप कट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, कर्व वाला पार्ट दिखेगा और नीचे वाला आपको दिखेगा एक सर्किल, यानी इसका बॉटम आपको ऐसा नज़र आएगा, पूरा सर्किल ही तो नज़र आएगा, ठीक है, इस तरीके से सर्किल नज़र आएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया में कर्व वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में बॉटम भी रहेगा। इसका क्या रहेगा, बॉटम। और इसका कर्व सरफेस एरिया अभी हमने पता किया था कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और बॉटम क्या होगा, एक सर्किल और हो गया बॉटम, जिसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा टोटल 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमें याद रखना है, हेमिस्फेयर के केस के अंदर हमारा टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, उसमें कर्व वाला पार्ट भी इंक्लूड होता है और नीचे बॉटम भी सर्किल इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये आप इमेज बनाओगे तो बनता चला जाएगा माइंड के अंदर, ठीक है। अब सुनो, अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं फटाफट, दोनों की वॉल्यूम भी आपको अभी याद हो जाएगी इसी क्लास में। एक्चुअल में क्या हुआ, वॉल्यूम के लिए एक समझो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया कि एक स्फेरिकल बॉल ली, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या थी r, फिर उन्होंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, मतलब कुछ बाउल लिया, आप मान के चलो कोई भी बीकर वगैरह कुछ भी बीकर है, एक बीकर लिया, ठीक है, उसकी रेडियस भी क्या रख ली इसने, r ही मान लो।
जब इन्होंने क्या पानी भरा था यार, पानी भर के रखा हुआ था, फिर क्या किया, पानी भर के रखने पर इन्होंने इस बॉल को इसमें डाला, ठीक है। जैसे बॉल को इसमें डाला, सीधी सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर कि कोई भी चीज़ होती है स्पेस कवर करती है, और स्पेस कवर कहाँ करेगी बॉल, कुछ चीज़ को डिस्प्लेस करेगी। भाई पानी वाली जगह पे अगर बॉल चली जाएगी तो सीधी सी बात है पानी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा उठ के, तो पानी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, पानी का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो इंक्रीज हुआ पानी का लेवल, उसकी जो उन्होंने वॉल्यूम फाइंड की कि पानी कितना इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वैल्यू निकल के आई थी 4/3 पाई आर क्यूब। क्या निकल के आई थी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये याद करने, पहली बार याद करने के लिए कुछ बोल रहा हूँ आपको, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें हाइट वाला फैक्टर नहीं है इस स्फीयर में, तो मैं आपको बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट बोल दूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आपको इस डायग्राम से याद हो जाएगा कि ऐसा कुछ डायग्राम था, बॉल डालने पे पानी निकलता है, कितना निकलता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर इसी से मैं आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूछूं, ज़रा लॉजिक लगाओ आपका कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, तो सीधी सी बात है यार, एक पूरी बॉल डालूंगा, कुछ जो भी पार्ट निकलेगा, हो सकता है पूरी बॉल डालने पे मेरा 2 लीटर पानी निकल रहा हो, तो अगर मैं आधी बॉल डालूंगा तो 1 लीटर पानी निकलेगा बाहर। यानी सीधी सी बात है कि पूरी बॉल के कंपैरिजन में मेरी हाफ बॉल है वो आधा स्पेस ही कवर करेगी। इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का, नाम से समझ में आ रहा है, हेमिस्फीयर मतलब हाफ स्फीयर। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी इसकी, स्फीयर की वॉल्यूम का हाफ, स्फीयर की वॉल्यूम का हाफ। और जब स्फीयर की वॉल्यूम का हाफ करोगे तो 2 2 जा 4 कट जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आप बनाओ इस चीज़ को। अब लास्ट आपकी शेप बचती है कोन, ठीक है। कोन के बारे में समझ लेते हैं क्या चीज़ है। जिसको हिंदी में शंकु भी बोलते हैं, वो वाली चीज़। तो कोन को देखो, कोन क्या है, ये कोन की शेप है। जोकर वाली टोपी देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो नीचे से कैसी होती है, अगर आप जोकर वाली टोपी को हाथ में पकड़ लो इस तरीके से, और नीचे देखो तो आपको सर्किल दिखता है, पूरा दिखता नहीं दिखता सर्किल, तो वही चीज़ है। नीचे से कैसी शेप होगी, सर्किल। हमें शेप को माइंड में रखना है, फॉर्मूलों को माइंड में नहीं रखना है, शेप को माइंड में रखना है, फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है देखो, तो नीचे वाली शेप होती है, जो सर्किल होती है, उसकी रेडियस होती है आर, यानी हो गया रेडियस ऑफ बेस, बेस रेडियस है ये। ऐसे ही जो ये हाइट होगी, कौन सी हाइट, यहाँ से लेकर टोपी की जो हाइट होगी, इसको बोलते हैं एच हाइट। और ये जो होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहा है, ऐसे टेढ़े में जाकर नापोगे आप, मीजर करोगे स्केल लेके, इसको बोलते हैं एल या फिर स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट। ये होता है बेस रेडियस, और ये एच होता है हाइट। फ़र्क होता है दोनों चीज़ों के अंदर। एक होती है हाइट, हाइट का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे नापो, ये हो गया हाइट। और स्लैंट हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक का नापना है, फ़र्क होगा दोनों के अंदर, ठीक है। हाँ जी, ये एच हो गया, एल हो गया, आर हो गया। अब इसका अगर मैं एरिया की बात करूँ, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, तो कर्व की अगर मैं बात करूँ, कर्व वाला पार्ट तो टोपी का ऊपर वाला हिस्सा ही है, बस ये कर्व है, ठीक है। अगर आप पेज को फोल्ड करके देखते हो आप लोगों ने, तो कर्व वाला पार्ट तो ऊपर वाला पार्ट है, बेस कर्व नहीं है, बेस तो फ्लैट है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। और अगर मैं नीचे वाले एरिया की बात करूँ, नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ इसका। हमें पाई आर स्क्वायर पता है, नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ज़रा सोचो, क्या मैं पाई आर स्क्वायर को पाई आर लिख सकता हूँ, पाई मल्टीप्लाई आर। तो इसका नेचर सेम जैसा नहीं हो गया कि पाई आर है, ये पाई आर एल है। तो इससे आपको याद हो जाएगा, एक दो बार सोचोगे इस चीज़ को, इमेज करके देखोगे तो बन जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो टोटल में भाई टोपी का ये वाला पार्ट भी कवर हो रहा है, यानी इसमें कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा आपका, बॉटम भी आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल है, और बॉटम है इसका सर्किल जैसा, तो पाई आर स्क्वायर। और कुछ लोग डायरेक्टली याद करते हैं इसको कि पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर आ जाएगा, जो कि याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेमोरी भरनी नहीं है। तो अब तक मैंने आपको 2 ही फॉर्मूला दिए हैं, इसको भी याद करने का तरीका बता दिया, और एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताया है, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, इसको नोट कर लो। तो देखो टोटल कितने फॉर्मूला में से मैंने आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले को याद करने को बोला है, बाकी फॉर्मूला आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है मैंने, ठीक है।
अब इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा, देखना और याद भी हो जाएगा। ये भी हुआ क्या कि मैंने एक सिलेंडर लिया, क्या लिया, एक सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर में मैंने डाला कॉर्न। आप इमेजिन करो इस चीज़ को कि भाई क्या हुआ, दोनों की रेडियस सेम रखी मैंने, तो कोन की शेप होती है, कोन को मैंने उल्टा पकड़ के डाल दिया। कैसे डाल दिया, उल्टा। तो उल्टा कोन ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। इसको उठाया और मैंने इसमें डाल दिया तो कैसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, आएगा नज़र, ठीक है। कोन को ऐसे डाल दिया है। अब हुआ क्या, इस कोन की वजह से आप खुद इसको 2D शेप को समझो, इसको आप 2D में मज़े आएंगे इसको समझने में। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोन डालने के बाद, ध्यान रखना इन दोनों के रेडियस क्या है, सेम है। रेडियस क्या रखी हमने, सेम। इसको आप देखिए ना, टोटल में 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक फर्स्ट वाला पार्ट ये ऐसे वाला, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। यानी अगर कोन को अगर हम सिलेंडर में डाल दें तो टोटल में आगे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब आप समझ सकते हो, और तीनों पार्ट होंगे इक्वल होंगे। ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल बनते हैं। इसका मतलब जितना पानी इसमें आएगा उतना ही पानी इसमें आएगा, उतना ही पानी उसमें आएगा। सेकंड लैंग्वेज में बोलें, जितना वॉल्यूम इस पार्ट का होगा उतना ही वॉल्यूम इस पार्ट का होगा, उतना ही वॉल्यूम इस पार्ट का होगा। तो मुझे तो सिर्फ इस पार्ट के वॉल्यूम में इंटरेस्ट है, यानी ये टोटल का 1/3 हिस्सा नहीं हो गया, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये भी 1 आउट ऑफ 3, ये भी 1 आउट ऑफ 3 और ये भी 1 आउट ऑफ 3। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू होता है 1 आउट ऑफ 3, ठीक है। किसका, वॉल्यूम ऑफ पूरे का। पूरा क्या था हमारा शेप, सिलेंडर। पूरा वॉल्यूम, पूरा शेप क्या था हमारा, सिलेंडर। तो 1/3। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को याद करने का तरीका, हमने बनाया था कि सिलेंडर था तो बेस एरिया सर्किल जैसा दिखता है तो πr² और हाइट h, ठीक है। तो ये हो गया πr²h। तो आप सिंपल लिख सकते हो 1/3 πr²h। बेटा इस तरीके से एक दो बार प्रैक्टिस करके, आपको लग रहा होगा सर बहुत टाइम लग रहा है इसको करने में, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको दोबारा फॉर्मूला कभी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 1/3 किस में था, 3 किस में था, 2 किस में था, 4/3 किस में, 2/3 किस में था। आप बिल्कुल ध्यान मत दो उन चीज़ों पे, जिस तरीके से बताया उस तरीके से याद करते चलना, आराम से सारा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक करके एग्जाम्पल स्टार्ट करूँगा।